हेलो एवरीवन, कैसे हैं भाई सभी लोग। चलिए हम लोग एक बहुत बेहतरीन क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने वाले हैं और ये आपके बहुत सारे एग्ज़ाम्स के लिए भी बड़ा महत्वपूर्ण है। लगभग सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो उसको हम लोग सॉल्व करते हैं और इसमें बड़े मिक्स जीएस के क्वेश्चंस रहने वाले हैं। तो आप सभी लोग बहुत ध्यान से इसको नोट करिएगा और जो मैं लिख लिख के बताऊँगा वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। पहला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल का एक हिस्सा है लेकिन उसके महाभियोग के लिए कार्यवाही में भाग नहीं लेता है। अब देखो यहाँ पर राष्ट्रपति के पूछा गया है, कहा गया है क्वेश्चन में कि निर्वाचक मंडल का हिस्सा है। सबसे पहले राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन कौन से लोग भाग लेते हैं, तो याद रखना है लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, सभी राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, दो यूनियन टेरिटरी दिल्ली और पुदुचेरी के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के इलेक्शन में भाग लेते हैं। यानी कि सभी के सभी कैसे निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, नॉमिनेटेड यानी कि मनोनीत भाग नहीं लेते हैं। अब यहाँ पर कहा गया भाई निर्वाचक मंडल का हिस्सा तो है लेकिन उसके महाभियोग में कार्यवाही में भाग नहीं लेते हैं। महाभियोग ये प्रक्रिया राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया है, अमेरिका के संविधान से ली गई थी और आर्टिकल नंबर 61 में इसका उल्लेख किया गया है। इतना हम लोग जानते हैं। अब महाभियोग प्रस्ताव कहाँ लाया जाएगा, राज्यसभा या लोकसभा में से लाया जा सकता है। तो जब भी महाभियोग के लिए हटाया जाएगा तो लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों के द्वारा हटाया जाता है। तो यानी कि भाग तो लेता है विधानसभा का, निर्वाचक मंडल का तो हिस्सा है लेकिन महाभियोग की प्रक्रिया में भाग नहीं लेता है। तो आंसर हो जाएगा विधानसभा। विधान परिषद इसलिए नहीं होगा क्योंकि ये निर्वाचक मंडल का हिस्सा तो है ही नहीं, ठीक है। और बाकी ये दोनों जो है निर्वाचक मंडल का हिस्सा हैं लेकिन ये तो भाग लेते हैं, तो ये भी नहीं होगा। एकमात्र ये विधानसभा बचता है जो निर्वाचक मंडल का हिस्सा तो है लेकिन राष्ट्रपति के महाभियोग की कार्यवाही में भाग नहीं लेता है, ठीक है। लोकसभा का आर्टिकल अगर याद करना हो तो आप क्या कहोगे, 81 नंबर आर्टिकल है, राज्यसभा का 80 नंबर आर्टिकल है, विधानसभा का 170 नंबर आर्टिकल है, विधानसभा का 169 नंबर आर्टिकल है। ये सब याद कर लेना भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लोकसभा भारत का निम्न सदन है, राज्यसभा भारत का उच्च सदन है और राज्य का निम्न सदन विधानसभा है, राज्य का उच्च सदन विधान परिषद है। क्लियर हो गया भाई। चलिए इसका आंसर हो गया भाई आपका विधानसभा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज नॉट कॉज्ड बाय बैक्टीरिया। कौन सा रोग बैक्टीरिया, बैक्टीरिया को शुद्ध हिंदी में हम लोग जीवाणु भी कह देते हैं, तो कौन सा रोग जीवाणु या बैक्टीरिया के कारण नहीं होता है। देखो वूपिंग कॉफ यानी कि काली खांसी, दूसरा है टाइफाइड, तीसरा है मलेरिया, चौथा है तपेदिक। बहुत ध्यान से समझिएगा। ये जो तपेदिक है, टीबी जिसको बोलते हैं ट्यूबरकुलोसिस, ये तो जीवाणु से होता है, इसके जीवाणु का नाम है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। मलेरिया जो है ये किससे हम लोग जानते हैं बताइएगा, ये प्रोटोजोआ से। तो ये आपका जो है एकमात्र ये बैक्टीरिया यानी कि जीवाणु से नहीं होता है, ये भी जीवाणु से होता है, साल्मोनेला टाइफोसा होता है, ये भी हीमोफिलस पर्टुसिस ये भी जीवाणु से होता है। तो ये भी जीवाणु से, ये भी जीवाणु से, ये भी जीवाणु से, लेकिन मलेरिया आपकी ये प्रोटोजोआ से होता है, याद रखना है, ठीक है। तो ये आपका जीवाणु जनित रोग नहीं है। क्लियर है, याद रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये हो गया भाई मलेरिया। अगला सवाल है, मोस्ट ऑफ द फैट डाइजेशन अकर्स इन विच पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी। वसा का अधिकांश जो पाचन है मानव शरीर के किन हिस्सों में होता है, तो अधिकांश पाचन जो है वो छोटी आंत में होता है। किसमें होता है, छोटी आंत में होता है। इस बात को आप लोगों को याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, छोटी आंत में काफी हद तक वसा पच जाती है। पित्त लवण वसा की छोटी बूंदों की सतह के तनाव को कम करके कई छोटी बूंदों में तोड़ देता है और इस प्रक्रिया को हम लोग पायसीकरण के नाम से जानते हैं। अगला सवाल है, भारत का पहला ओपन यूनिवर्सिटी या खुला विश्वविद्यालय किसके नाम पर रखा गया। देखो भाई, भारत का जो पहला खुला विश्वविद्यालय है या ओपन यूनिवर्सिटी है, अगर कभी भी पूछा जाएगा तो हम लोग जानते हैं ये है कहां पर। पहला ये हैदराबाद में पहला खुला विश्वविद्यालय खोला गया था और हैदराबाद में ये वर्ष 1982 में खोला गया था। हालांकि इसके 3 साल बाद वर्ष 1985 में इग्नू बनता है, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, जो सबसे बड़ा यूनिवर्सिटी है, ठीक है। लेकिन ये पहला नहीं है क्योंकि 85 में ये है और 82 में हैदराबाद में खुलता है। ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर खुला विश्वविद्यालय ये बनता है अंबेडकर साहब के नाम पर। कहाँ पर,
भारत का पहला खुला विश्वविद्यालय है। कब बनता है? 1982 में। अंबेडकर साहब ये प्रारूप समिति के अध्यक्ष रहे हैं। अंबेडकर साहब ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया है, ये पॉइंट याद रखना है। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को हुआ। महात्मा गांधी की मृत्यु 30 जनवरी 1948 को हुई, ये पॉइंट आप लोग कुछ याद रखना है। महात्मा गांधी की माता का नाम तो कहोगे यार पुतलीबाई है। महात्मा गांधी के पत्नी का नाम तो कहोगे कस्तूरबा है। ये कुछ बहुत बेसिक चीजें हैं। महात्मा गांधी के बायोलॉजिकल पुत्र अगर कभी पूछे जाएंगे तो एक कोड याद रखना है, MDHR। M से मणिलाल गांधी, D से देवदास गांधी, H से हरिलाल गांधी, R से रामदास गांधी, यानी कि MDHR मणिलाल, देवदास, हरिलाल, रामदास, ये गांधी जी के बायोलॉजिकल पुत्र हैं। और एक गांधी जी के गोद लिए हुए पुत्र थे जिनको दत्तक पुत्र गांधी जी बोलते थे, वो थे जमनालाल बजाज। ठीक है भाई। ये जो CF एंड्रूज, इनका पूरा नाम है चार्ल्स फ्रीड एंड्रूज, और इनको दीन बंधु के नाम से जानते हैं। इनको हम लोग दीन बंधु के नाम से जानते हैं। विनायक दामोदर सावरकर ने एक संस्था बनाई है जो बोलते हैं अभिनव भारत समाज। क्या बोलते हैं? अभिनव भारत समाज। ये विनायक दामोदर सावरकर ने संस्था बनाई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई। इसका आंसर तो हो गया आपका अंबेडकर। अगला है, कैलाश मंदिर का निर्माण किस वंश के शासक द्वारा कराया गया? देखो, कैलाश बड़ा प्रसिद्ध मंदिर है, हम लोग जानते हैं। और कैलाश मंदिर जो है इनका निर्माण कराए गए थे, हम लोग जानते हैं, राष्ट्रकूट शासकों ने। और राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक कौन है? तो याद रखना है, दंतदुर्ग को राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कहते हैं। हम लोग दंतदुर्ग को राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कहते हैं। इस पॉइंट को आप लोगों को याद रखना है। ठीक है भाई, दंतदुर्ग को हम लोग राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कहते हैं। इस पॉइंट को हम लोगों को याद रखना है। यहां तक कोई डाउट किसी के मन में, यहां तक कोई डाउट हो तो आप बता सकते हो। किसी भी विद्यार्थी के मन में अगर यहां तक कोई डाउट है तो आप बता सकते हो तेजी से। अगर यहां तक किसी भी स्टूडेंट के मन में कोई भी डाउट है तो बताओगे भाई फर्स्ट, जल्दी से आंसर कीजिए। कोई डाउट तो नहीं यहां तक किसी भी विद्यार्थी के मन में? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश राज्य की वाणिज्यिक राजधानी कौन सी है? देखो, मध्य प्रदेश राज्य की अगर वाणिज्यिक राजधानी की अगर कभी भी हम लोग चर्चा करते हैं तो मध्य प्रदेश राज्य की जो वाणिज्यिक राजधानी है वो आपकी बच्चे हो जाती इंदौर। कौन सी हो जाती? इंदौर वाणिज्यिक राजधानी हो जाती है। ठीक है, इंदौर में हवाई अड्डा है, अहिल्याबाई होलकर हवाई अड्डा है। जबलपुर आपका किस नदी के किनारे है? तो याद रखना है, नर्मदा नदी के किनारे जबलपुर स्थित है, याद रखना है। और भोपाल की अगर कभी भी हम लोग बातचीत करें तो भोपाल कौन सी नदी के किनारे है? तो बेतवा नदी के किनारे है। भोपाल में एक बहुत प्रसिद्ध इमारत स्थित है जिसका नाम है भारत भवन, ये आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं भाई, इसका आंसर इंदौर हो गया। अगला प्रश्न है, सप्तभंगी ने जो है वो किससे संबंधित है? सप्तभंगी ने की अगर कभी भी बातचीत करते हैं हम लोग तो याद रखना है, ये जो सप्तभंगी ने है ये आपका किससे संबंधित है प्यारे विद्यार्थियों? ये संबंधित है जैन धर्म से। इसी का एक अन्य नाम भी है, वो अन्य नाम क्या है? स्यादवाद। अन्य नाम क्या है? स्यादवाद के नाम से भी जाना जाता है सप्तभंगी ने को। ठीक है भाई, याद रहेगा। अब यहाँ पर एक बुद्ध धर्म दिख रहा है, अगर कभी पूछा जाएगा गौतम बुद्ध किस कुल के थे तो आपका आंसर हो जाएगा शाक्य कुल के। और अगर पूछा जाएगा महावीर स्वामी किस कुल के थे तो आपका आंसर होना चाहिए ज्ञात्रक कुल के। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, स्यादवाद एक फिलोसॉफिकल टेक्स्ट है जो महावीर स्वामी के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। इसका नाम अनेकांतवाद, सप्तभंगी ने, स्यादवाद, इन सभी नाम से हम लोग जानते हैं। जैन साहित्य को हम लोग आगम के नाम से जानते हैं, ये बहुत बार पूछा जाता है, जैन साहित्य को क्या कहा जाता है? आगम। और जैन साहित्य की भाषा क्या है? प्राकृत। अगर ऑप्शन में प्राकृत ना हो तब आप लगा सकते हो अर्धमागधी। क्या लगा सकते हो? अर्धमागधी आप लगा सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बेमेल है? ऋग्वेद के सामने लिखा है आयुर्वेद, अथर्ववेद के सामने लिखा है शिल्पवेद, और यजुर्वेद के सामने लिखा है गंधर्व वेद, और सामवेद के सामने लिखा है गंधर्व वेद। बहुत बढ़िया देखो है। अब यहां पर हमको एक बात देखने में आई है कि यजुर्वेद के सामने गंधर्व वेद लिखा है और सामवेद के सामने भी गंधर्व वेद लिखा है। अब हमको एक चीज यहां पर बहुत ध्यान देने वाली बात है, अब हम जब भी वेद और उपवेद पढ़ें
तो एक चीज याद रखिएगा, एक कोड जो वेदों का सही क्रम है वो रायसा है। क्या है? रायसा वेदों का सही क्रम है, इसी क्रम में लिखे गए। आर से ऋग्वेद है, वाई से यजुर्वेद है, एस से सामवेद है, ए से अथर्ववेद है। यानी कि सबसे पहले ऋग्वेद रचित हुआ, फिर यजुर्वेद से सामवेद, फिर अथर्ववेद। इनके सामने उपवेद याद करने की ट्रिक है, बस इनके सामने लिख दो एडीजीएस। क्या लिख दो? एडीजीएस। यानी कि ए से आयुर्वेद, आयुर्वेद किसका उपवेद हो गया? ऋग्वेद का। डी से धनुर्वेद, किसका उपवेद हो गया? यजुर्वेद का। जी से गंधर्व वेद, किसका उपवेद हो गया? सामवेद का। एस से शिल्प वेद, किसका उपवेद हो गया? आपका अथर्ववेद का। तो यहां पर आप देखो यजुर्वेद के सामने लिखा हुआ है गंधर्व वेद लिखा हुआ है, बल्कि यजुर्वेद के सामने में क्या लिखा है? डी। तो यही वाला एक ऑप्शन जो है वो आपका मिसमैच है, याद रखना है। ठीक है भाई, क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। ये देख सकते हैं हमने चारों के चारों यहाँ पर दे दिए हैं, आपको मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज द इंडियाज फर्स्ट 5G फोन? भारत का पहला 5G फोन कौन सा है? रियलमी X50 प्रो, या हुवेई एसेंड P1 MTNL का है, या टेलेस्ट्रा का है? क्या आंसर होना चाहिए? भारत का पहला 5G फोन भाई कौन सा है? देखो यार, भारत के पहले 5G फोन की अगर कभी भी बातचीत करते हैं तो 5G फोन है जो भारत का पहला, वो आपका हो जाता है रियलमी आपका 50 प्रो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी की शुरुआत किस राज्य में, किस वर्ष की गई? मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी की शुरुआत 2011 में, लेकिन अगर पूछा जाएगा किस राज्य से की गई थी, तो आपका आंसर होना चाहिए हरियाणा। क्या होना चाहिए? हरियाणा राज्य से की गई। वर्ष 2014 में एक राज्य निर्माण होता है 2 जून को, और वो राज्य होता है तेलंगाना। 2 जून 2014 को तेलंगाना का निर्माण होता है, याद रखना है। ठीक है भाई, अगर कभी पूछा जाएगा जब फंड ट्रांसफर करते हैं, एक होता है IMPS, इमीडिएट पेमेंट सर्विस, इसकी स्थापना वर्ष 2010 में हुई, जो आपका ऑनलाइन फंड ट्रांसफर सबसे तेज फंड ट्रांसफर माना जाता है। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी डिसॉल्व बट कैन बी एलिमिनेटेड? यानी कि किसे भंग नहीं किया जा सकता लेकिन समाप्त किया जा सकता है? लोकसभा, राज्यसभा, विधान परिषद या विधानसभा? किसे भंग नहीं किया जा सकता लेकिन समाप्त किया जा सकता है? देखो बहुत बेहतरीन सवाल है। भंग जो नहीं किया जा सकता, हम लोग जानते हैं लोकसभा को भंग किया जा सकता है, राज्यसभा को क्या भंग किया जा सकता है? बताओगे भाई? समाप्त किया जा सकता है। राज्यसभा भंग तो हो सकती है लेकिन समाप्त नहीं हो सकती है। ठीक है, तो ये भी आंसर नहीं होगा, ये भी नहीं आंसर होगा। विधानसभा भंग हो सकती है, लेकिन विधान परिषद को भंग तो हम लोग नहीं कर सकते हैं लेकिन समाप्त कर सकते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा? कौन समाप्त कर सकता है? विधानसभा के सदस्यों के द्वारा ही बनती है, और विधानसभा के सदस्यों के द्वारा ही ये इसका समापन होता है। जैसा कि अगर हम रिसेंट एग्जाम्पल लें तो तमिलनाडु में बनी थी विधान परिषद और फिर वहां पर समाप्त कर दी गई, याद रखना है। अदीना मस्जिद किस राज्य में है? अदीना मस्जिद की बात करोगे तो वेस्ट बंगाल में है। ठीक है, वेस्ट बंगाल में अदीना मस्जिद है। अब वेस्ट बंगाल की कभी भी बात करते हैं तो 2-3 चीजें याद रखनी है। एक तो आपका सुंदरवन टाइगर रिजर्व कहाँ है भाई? आपका ये वेस्ट बंगाल में है। ठीक है, ये आप लोगों को याद होना चाहिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है। और वेस्ट बंगाल की जो राजधानी है हम लोग जानते हैं कलकत्ता है, जिसको अब कोलकाता कहते हैं। इसकी स्थापना किसने की थी कोलकाता की? तो याद रखना है जॉब चारनाक ने। जॉब चारनाक ने इसकी स्थापना की थी, याद रखना है। उत्तर प्रदेश का पुराना नाम अगर कभी भी आपसे पूछा जाएगा तो आप कह सकते हो यूनाइटेड प्रोविंस। ये उत्तर प्रदेश का पुराना आपका नाम है। इस पॉइंट को आप सभी लोग याद कर सकते हो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले इसका एक्सप्लेनेशन हम लोग देख लेते हैं। वह भारतीय उपमहाद्वीप की सबसे बड़ी मस्जिद है अदीना, जो सिकंदर शाह ने बनवाई थी। ठीक है, और पंडुआ में स्थित है, जो पंडुआ जो थी वो पूर्व राजधानी भी थी वेस्ट बंगाल की। किस वर्ष मदर टेरेसा को रैमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो मदर टेरेसा को रैमन मैग्सेसे मिला है भाई वर्ष 1962 में, याद रखना है। रैमन मैग्सेसे को हम लोग कहते हैं एशिया का नोबेल पुरस्कार। इसको हम लोग क्या कहते हैं? एशिया का नोबेल पुरस्कार। अच्छा, क्यों कहते हैं एशिया का नोबेल? एशिया का नोबेल इसलिए कहते हैं कि कुछ 6 क्षेत्रों में एशियन कंट्रीज को दिया जाता है ये मैग्सेसे, और वर्ल्ड में नोबेल प्राइज भी 6 सेक्टर में दिया जाता है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, तो नोबेल दिया जाता है फिजिक्स, केमिस्ट्री, पीस, मेडिसिन, लिटरेचर एंड इकोनॉमिक्स।
और यहाँ पर भी 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। क्षेत्र हालांकि अलग अलग हैं, लेकिन इसी कारण क्योंकि 6 क्षेत्र में ये एशियन कंट्रीज़ को और नोबेल पूरे वर्ल्ड में किसी भी कंट्री को, तो इसको एशिया का नोबेल कहते हैं। और मदर टेरेसा जी को 1962 में दिया गया था, याद रखना है। ठीक है भाई, याद रखना है। अब देखो कुछ महत्वपूर्ण पर्सनालिटी हैं जिनको मिला है रैमन मैग्सेसे से। सबसे पहला अगर पूछा जाएगा तो विनोबा भावे को मिला है, याद रखना है। मदर टेरेसा को 1962 में, वर्गीज कुरियन जो दुग्ध क्रांति के जनक हैं इनको 1963 में, जयप्रकाश नारायण को 1965 में और सत्यजीत रे को 1967 में दिया गया है, याद रखना है। इसके अलावा रिपोर्टर पत्रकार रवीश कुमार को भी मिला 2019 में, और अरविंद केजरीवाल जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं इनको 2006 में रैमन मैग्सेसे से दिया गया था। अगला सवाल है बराबर गुफाएं जो हैं वो आपकी किस जिले में हैं? तो बराबर गुफाओं की अगर कभी बात करोगे तो बराबर गुफाएं आपकी कहाँ पर हैं? जहानाबाद, बिहार में। ठीक है, तो यहाँ पर हमने कुछ क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, आप लोग इनको जरूर पढ़ लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। थैंक यू।